Hello everyone, welcome to my YouTube channel BKMMGS Center. My name is Varsha Kaul. This topic is related to ancient history. हम लोग इस सीरीज में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो हैं उनमें से पल्लव वंश के बारे में देखा है। अब आज हम लोग देखेंगे चोल वंश कौन कौन से हुए। तो इसमें प्रमुख शासक हुए। उन प्रमुख शासकों के बारे में मेन पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिनकी राजधानी तंजाय यानी तंजौर या तंजावुर था। यानी तंजाय उस समय का नाम था और उसका जो दूसरा नाम है तंजौर या तंजावुर है। तो वहाँ उसकी राजधानी थी किसकी, यानी जो पल्लव वंश की समाप्ति के बाद चोल वंश हुआ और उसका संस्थापक जो था वह विजयालय था और उसकी राजधानी तंजाय थी। और उसका जो समय था 850 से लेके 887 ईस्वी तक था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन था। यह राज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। तो यह प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कोदंड राम की उपाधि धारण किसने की। तो यह कौन था? आदित्य प्रथम था। पल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पांचवें को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। यानी वहां का जो राजा था श्रीलंका का महिम सेकेंड फिफ्थ, वह भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला के रोहण में शरण लिया था। राज जो फर्स्ट था वह श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम जिसकी जो जगह था और उसकी राजधानी जो थी वह कौन सी थी? वह राजधानी थी पोलनरुवा को राजधानी बनाया। राज प्रथम जो था शैव धर्म का अनुयायी था। उसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट जो था चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। यह चोल गंगम नामक जो यह नाम है, यह एक विशाल तालाब का नाम है। और गंगैकोंड चोल की उपाधि जो धारण किया था वह राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। अब हम लोग देखते हैं चोल काल में जो भूमि का प्रकार था वह कैसा था। वेलन्नवगाई, यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा गया। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। देवदान या तिरुनमत्त कडकनी, यह जो था मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। और पल्ली चंदम जो था जैन संस्थानों को दी गई दान की भूमि को कहा गया। गजनी का सुल्तान जो था महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। यानी कि राजेंद्र सेकंड जो था वह प्रकेसरी का उपाधि धारक था और जो राज केसरी का उपाधि धारक था वह राजेंद्र था। चोल वंश का अंतिम राजा जो था वह राजेंद्र तृतीय था।
चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज, यह विष्णु की मूर्ति थी, इसको समुद्र में फेंकवा दिया। वह कौन था? कोलोतुंग सेकंड था। और यह जो मंदिर था चिदम्बरम मंदिर था, इसमें जो मूर्ति थी विष्णु की मूर्ति थी, गोविंदराज नामक यह मूर्ति थी। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति में के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। यानी कि जो चोल शासन में जो उच्च पद पे थे उनको पेरुंदरम और जो निम्न श्रेणी पे थे उनको सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड्डन कुट्टम कहा जाता था, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। यानी उड्डन कुट्टम क्या है? यह चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों के लिए यह पदवी दिया गया था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों यानी कि प्रांतों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। यानी कि यह जो मंडल था, यह मंडल कोट्टम में विभक्त था, कोट्टम नाडु में विभक्त था एवं नाडु जो था यह कुर्रम में विभक्त था। जैसे अगला पॉइंट है, नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। विलाल जाति जो थी, यह धनिक किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुएद वेलन यानी 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान जो था वह अरैयार या उसको प्रधान जैसी उपाधियां दी गई थी। इन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। उर यह जो था एक समिति था, यह सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बागीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमकल कहा जाता था। यह सभा वारियम नामक की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। यानी जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी गई थी करमुक्त मतलब कर नहीं लिया जाता था, ऐसे भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था और दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। यानी सबसे जो संगठित अंग था चोल सेना का वह उसका नाम था पदाति सेना। चोल काल में कन्नज सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयन गोंदर प्रसिद्ध कवि था। यह जो कवि था जयन गोंदर, यह तमिल कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना थी कलिंग तुपड़ी। यानी जो जयगोंदर था इसकी जो प्रसिद्ध रचना थी वह थी कलिंग तुपड़ी। कंबन, औटकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप, पुन्न और रत ये जो थे रन्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। यानी कि जो कन्नड़ साहित्य है इसका त्रिरत्न कौन कहा जाता था? पंप, पुन्न और रन्न।
पर्सी ब्राउन में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना गया है। यानी जो पर्सी ब्राउन है यह तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के मतलब विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष कहा माना गया है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया। यानी कि जो नटराज की प्रतिमा है वह चोल कालीन जो सांस्कृतिक सार था उसको सांस्कृतिक सार बोला जाता है। चोल कांस्य जो प्रतिमाएं थी संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। शैव संत जो था ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। यानी शैव मतानुयायी जो था संत था ईशान शिव पंडित था, यह राजेंद्र फर्स्ट का गुरु था। कावेरी पट्टनम बंदरगाह जो है वह चोल काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है। चोलों की राजधानी का जो कालक्रम है उसके अनुसार कौन सी थी हम लोग उसको देखेंगे। उरैयोर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची था। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। यानी धान के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। चोल काल के विशाल व्यापारी जो समूह था वह कौन कौन सा था हम लोग देखेंगे। यह था वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। यह जो चोल काल था इसके विशाल व्यापारियों का समूह था। ये था वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। चोल काल में विष्णु के उपासक जो थे वो अलवार कहलाते थे। वह शिव के उपासक जो थे वह नयनार संत कहलाते थे। चोल काल के उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार जो सभा थी उसकी सदस्यता के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए थी। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। अगली जो योग्यता थी वह यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता जिसमें अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो हम लोग इस तरह से आज हम लोगों ने चोल वंश के बारे में मुख्य बातों को देखा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट अवश्य करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।